बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और अब से चंद घंटों के बाद वो फैसला आने वाला है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का, सियासी सिमत का तयन कर देगा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मंगल की सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और मेरी ये खबर दुरुस्त साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया कि वो अगले चंद दिनों में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुना देगा। तो आज इलेक्शन कमीशन ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक सुबह 10 बजे 3 रुकनी बेंच इसका फैसला सुनाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है पाकिस्तान की तारीख के अंदर और इसका ये तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से इसका गहरा ताल्लुक है। कहने वाले कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग की और हालिया तारीख में फाइनेंशियल टाइम ने जो रिपोर्ट शाया किया उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की फंडिंग की गई। गैर मुल्की कंपनियों ने उनको वहां से फंड्स भेजे और जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में सियासी जमातों को गैर मुल्की फंडिंग पर पाबंदी है। अब देखना यह कि अदालत क्या या इलेक्शन कमीशन ये फैसला करती है कि ये ममनुआ फंडिंग है या ये वो फंडिंग है जो कि इस जुमरे में आती है जिसकी वजह से कोई सियासी जमात बैन हो सकती है, किसी सियासी जमात का लीडर नाअहल हो सकता है। खान साहब की नाअहली का खतरा मौजूद है क्योंकि खान साहब ने जो एफिडेविट फाइल किए हैं उन्होंने ये दावा किया था कि उनको जो फंडिंग की गई है उसमें किसी गैर मुल्की कंपनी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये बात हालिया दिनों में भी गलत साबित हो चुकी है और एक तवील अरसे से तकरीबन 8 साल से ये केस चल रहा है। 21 जून को इसका फैसला अदालत ने महफूज किया था और 90% ज़राए यानी ज़राए की जो बड़ी तादाद है या ज़राए की जो मैक्सिमम इसके अंदर इनपुट है वो ये है कि फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ सकता है और तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारी कदगने पाबंदियां लग सकती है। ममनुआ है वो फंडिंग जो है वो सीज की जा सकती है या वो फ्रीज की जा सकती है, ये कहना है तहरीक इंसाफ के सोर्सेज का। लेकिन जो हॉर्सेस माउथ है वो ये कहते हैं कि खतरे की तलवार खान साहब पर लटक रही है और वो तलवार इतनी शदीद है और शायद यही वजह कि खान साहब पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन पर बुरी तरह चढ़े हुए डेस्परेट है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इन्हीं दिनों सुना दिया जाए। और क्योंकि उसकी वजह है कि खान साहब समझते कि वो इन दिनों खास से पॉपुलर है और उनकी एक वेव चली हुई है और अवाम इस फैसले को कबूल नहीं करेगी। अब देखना है कि फैसला क्या आता है। खान साहब जीतते हैं, खान साहब हारते हैं, खान साहब इसमें से बाजिद बरी होकर निकलते हैं या फिर खान साहब की जमात को कुछ सख्तियों पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इलेक्शन कमीशन में ये तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से चल रहा है। इसकी आपको हिस्ट्री बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता रहा और अब तक इसके अंदर क्या कुछ हो चुका है। लेकिन ये केस पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तहरीक इंसाफ पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही थी कि उसका फैसला बाकी सियासी जमातों के केसेस के साथ भी चलाया जाए। तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के खिलाफ दरखास्त देकर उनके खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग का एक केस चलवा दिया था और ये कहा था कि इनके भी फंड्स की तहकीकात की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी भी तहकीकात शुरू कर रखी है। लेकिन जो फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का है इसकी जो इंक्वायरी की है वो स्क्रूटनी कमेटी ने की है, यानी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने किया बल्कि एक खास कमेटी बनाई गई थी जिसने इसकी स्क्रूटनी की। दरखास्त गुजार थे अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई थी और इस दरखास्त में उन्होंने ये कहा था कि 2009 से 2013 तक 12 मुल्कों से तकरीबन 73 लाख अमेरिकी डॉलर से जायद फंड इकट्ठे किए गए हैं जो कि ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। और फिर इन फंड्स का उन्होंने ऑडिट कराने के ख्याल के मुताबिक ये फंड्स पार्टी की बजाय बहुत से लोगों की जेबों में भी जाते रहे। तो दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के इसके बाद पार्टी से इख्तिलाफात हुए, पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। लेकिन वो कहते हैं जी मैं अभी तक पार्टी का रुकन हूँ, मुझे पार्टी से निकालने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस केस की तकरीबन 80 समाअतें हुई है, 9 वकला को तब्दील कर चुकी है और बहुत सारे मामला में इसके ऊपर स्टे ऑर्डर लिया गया। हालिया रिपोर्ट जो थी अकबर एस बाबर ने उस पर दावा किया था कि स्टेट बैंक से कहा गया था कि उनके वो फंड भी, वो अकाउंट्स भी फराहम करे जो कि तहरीक इंसाफ ने सबमिट नहीं किए थे। तो 50 के करीब पीटीआई के अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने के लिए स्टेट बैंक को दरखास्त की गई थी और जिन ममालिक से ये ममनुआ फंडिंग हासिल की गई उनके बाकायदा नाम लिए गए
जिनमें डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और नॉर्वे शामिल हैं। 73 लाख से जायद गैर मुल्की फंड हासिल किए गए। इसके जराए नहीं बताए गए, लेकिन ये कहा गया कि 90 के करीब गैर मुल्कियों, 200 से जायद गैर मुल्की कंपनियों ने ये फंडिंग की है और इसके ऊपर इसकी तहकीकात के लिए दरख्वास्त दी गई थी। तो स्क्रूटनी कमेटी ने इसकी फाइंडिंग के बाद इसका जो फैसला है, इसकी रिपोर्ट है, वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। तो इस रिपोर्ट में बाज भारतीय शहरियों का जिक्र हुआ, रुमीना सेठी इंडियन शहरी है, उनका जिक्र हुआ, नसीर अहमद का भी जिक्र हुआ। इनसे कुछ $30,000 फंड लिया गया। और भी लोगों के नाम आए। हालिया दिनों में जो फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आरफ नकवी जो कि बराज ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई थी वुडन क्रिकेट क्लब के नाम से। उनकी जानिब से कहा गया जी उन्होंने लाखों डॉलर फंड जो है वो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल किए और उन्होंने यूके के अंदर चैरिटी मैच कराया जिसमें खुद खान साहब ने भी हिस्सा लिया था। वहाँ से जो चैरिटी इकट्ठी की गई, वहाँ पे जो लोगों ने चैरिटी में शिरकत की उन लोगों को ये बताया गया कि ये फलाई और खैराती कामों के लिए इस्तेमाल होगा पैसा। पाकिस्तान में चूँकि गुर्बत बढ़ी है तो लोग समझते हैं पाकिस्तान में किसी फलाई काम के लिए, किसी इमदादी काम के लिए, किसी खैराती काम के लिए मुहैयर हज़रात जो बरतानिया के या पूरी दुनिया के है वो इकट्ठे होते हैं। एलीट क्लब जो है, खास की चूँकि एलीट क्लब तक रसाई है, अशराफिया चूँकि सेलिब्रिटी हैं तो बड़े बड़े लोगों से उनकी दोस्ती आशनाई है, तो उनको किसी न किसी मैच में वो बुलाकर उनसे भारी फंड लेते रहे। इसमें अहम बात यह है कि यूएई के जो प्रिंस है शेख नयान बिन मुबारक, उनसे $20 लाख लिए गए और उनमें से भी $12 लाख पाकिस्तान भिजवाए गए। $8 लाख कई रस्ते भी गायब हो गए। ये हालिया रिपोर्ट है, इसका उस फॉरेन फंडिंग केस से कोई यानी ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये उस केस के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात है। अब ये तकरीबन 8 साल गुजर गए इस केस को और 8 साल से ये केस पेंडिंग था और पिछले कुछ अरसे से ये केस पेंडिंग था, लेकिन खान साहब ने पिछले कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन पे बेजा इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू किया और उनका मुतालबा ये था कि चूँकि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेयर नहीं है तो इसको हटा देना चाहिए, इससे किसी और को लेना चाहिए। तो उगदा ये खुला कि उनके इस मुतालबे के पीछे असल में फॉरेन फंडिंग केस है जिसका फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। फिर उन्होंने वो अदालत चले गए, अदालत ने फैसला सुनाने से रोक दिया और ये कहा जी कि क्योंकि अदालत ने पहले इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद किया था कि 30 दिन में फैसला सुना दे। उसके बाद अदालत ने इस फैसले को यानी जो ऊपर की अदालत है उससे एक स्टेप ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने फिर कहा कि जी नहीं ये फैसला मत सुनाएं। तो ये 4 साल के अरसे में तकरीबन जो स्क्रूटनी कमेटी ने कोई 95 इजलास किए तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। तो तहरीक इंसाफ कोर्ट चली गई जी कि रिपोर्ट पब्लिक न की जाए, इसको खुफिया रखा जाए। तो अकबर एस बाबर की जानिब से जो जमा कराई गई रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब अकाउंट के अंदर अब भी खासे पैसे है और सबसे अहम बात यह कि जो चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान साहब, उन्होंने गलत डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है और ये डिक्लेरेशन में वो कहते हैं कि किसी गैर मुल्की कंपनी से या किसी गैर मुल्की शख्स से फंड नहीं लिया गया, जो कि गलत है। और यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, नाअहल हो सकते हैं, बैन हो सकते हैं, उनकी अपनी जमात जो है वो बैन हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 8 वॉल्यूम अकबर एस बाबर के हवाले किए गए थे जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने इस पर दरख्वास्त दायर की थी। तो जरा कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2004 से 2012 तक शिके ममनुआ फंडिंग के बारे में, जबकि इलेक्शन एक्ट 2015 इस बारे में कहती है अगर किसी सियासी जमात की ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के पास इस जमात का इंतखाबी निशान वापस लेने का इख्तियार है, जिसके बाद इस सियासी जमात पर ममनुआ जराए से फंड हासिल करने का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। ये भी कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी गैर मुल्क में मुकीम है और वो पाकिस्तानी शहरियत छोड़कर उस मुल्क की शहरियत इस्तेमाल कर चुका अगर वो पाकिस्तानी शहरियत को छोड़कर उस मुल्क की शहरियत इख्तियार कर चुका है लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को फंड देता है तो वो भी ममनुआ फंडिंग में आता है। इसके बाद ये कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो ऐसी जमात को कालेदम करार कर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज सकता है। तो ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर ज़्यादा शोर मच रहा है कि जी कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो कालेदम करार दी जा सकती है। वैसे ये हतमी फोरम नहीं है इलेक्शन कमीशन का, इससे अगला फोरम है सुप्रीम कोर्ट का। और मैंने पिछले भी लॉग में अगर आप उसको सुन लें किसी वक्त, अगर आपके पास 2-4 मिनट हो
तो मैंने उसमें कहा था कि खान साहब खुद चाहते हैं कि ये फैसला आज आ जाए, कल का आता था आज आ जाए, क्योंकि इसमें उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। उनको ये तो पता है कि ये फैसला मेरे खिलाफ है। हॉर्सेस माउथ और बहुत सारे लोग और उनकी जो हेयरिंग्स हुई हैं और सियासी जमातें, खासकर हुक्मरान जमात अभी बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि फॉरेन फंडिंग का फैसला सुना है। पिछले 3-4 दिन से हुक्मरान जमात, प्राइम मिनिस्टर समेत हर बंदा ये कह रहा है जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए, और ये शुबा इस्टेब्लिशमेंट पे जाहिर किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला नहीं आने देती, वो खान साहब को बचाना चाहते हैं और लाडले को बचाना चाहते हैं। तो अब लगता है कि फैसला कर लिया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आखिरी जो अटैक किया गया वो ये किया गया कि खान साहब ने उनके खिलाफ अपनी जो जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पे उनके खिलाफ करारदादें पेश कर दी हैं, पंजाब असम्बली में उनके खिलाफ करारदाद पेश की है, और अब वो ये धमकी दे रहे हैं कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाए। अभी भेजा नहीं है, तो उससे पहले फिर इलेक्शन कमीशन को यानी इस तरह उन्होंने प्रोवोक किया है कि वो अपनी उसमें से मुझे लगता है ट्रैप हो गए। इन हालात में अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है तो खान साहब को जो नुकसान उस वक्त हो सकता है जब वो अनपॉपुलर हो, उससे कम नुकसान होगा जब वो इस वक्त पॉपुलर है। बहुत से लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं जनाब आप अभी मारते हैं, लंबी लंबी छोड़ है, खान साहब के तो पॉपुलर है, खान साहब की कोई पॉपुलरिटी नहीं। तो ये कहते हैं कि जी को खुश रखने के लिए गालों की ख्याल अच्छा है, अगर हम हकायक को देख कर आंखें मूंद लेंगे तो बड़ी यानी नाइंसाफ़ी होगी, तारीख से भी और आपसे भी नाइंसाफ़ी होगी। इस वक्त खान साहब को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग उनको वो उन लोगों का मौक़िफ़ क्या है, क्या वो खान साहब के वोटर हैं, ये खान साहब के सपोर्टर हैं? बिल्कुल नहीं। वो उनमें से ज़्यादा तादाद वो है जो समझती है कि खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और जो खान साहब ने उस पर बयानिया बनाया वो दुरुस्त है, उसकी वजह से वो खान साहब के साथ फ़िलहाल है। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही आवाम को रिलीफ देने की बजाय जो सख्त फैसले किए उसकी वजह से अवाम ये समझती है कि उसकी वजह से अवाम ने पिछली हुकूमत को मौजूदा हुकूमत से कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो फिर लगता है कि खान साहब की कारकर्दगी कम अज़ कम इससे बेहतर थी। जैसे हम एक अरसे से कहते हैं कि खान साहब से पहले जो नवाज शरीफ हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी खान साहब से 1000 दर्जे बेहतर थी, और हालांकि ये जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस है ये बुरी इसलिए है कि खान साहब की वजह से जो खान साहब करके गए, तो खान साहब की वजह से यानी अगर हालात अब लोग इसको नहीं समझते, लोगों का जो फीलिंग है वो इमोशंस है वो किसी और किस्म के, लोग समझते हैं कि नहीं ये कोई महंगाई का मसला नहीं है, ये कोई और मसला नहीं है, बस हक सच की लड़ाई है, कुछ इस किस्म की जो ये खास साहब ने बयानिया बनाया है। और वो साइकाट्रिस्ट है, वो लोगों की नफ्सियात समझते हैं, और वो जो शख्स किसी भी शख्स की जेब से उसकी जमा पूंजी निकलवा के अपने अस्पताल में लगा दे या किसी काम में ले आए, उससे बड़ा फनकार कोई नहीं हो सकता। तो खान साहब असल में बड़े फनकार आदमी है जो राह चलते आदमी की जेब से पैसे निकलवाते हैं। और आपको पता है जब वो शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो वो 5 रुपये भी नहीं छोड़ते थे, तो ये उनकी आदत है, उनको ये फ़न आता है। तो इस तरह वो लोगों के जज्बात को निकालने का या जज्बात को एक्सप्लॉइट करने का फ़न जानते हैं। लोगों को जज्बाती करेंगे तो वो अपनी सब कुछ आप पे निसावर कर देंगे ना। अभी आप देख लें कि हमारी यंग जो जनरेशन है वो किस तरह की गुफ्तगू कर रही है। उनके जलसों में जो ख़वातीन जाती हैं वो कोई कहती है मेरे बेडरूम में आ जाए, कोई कहती है मेरी माँ उनसे शादी करना चाहती है, कोई कहती है मैं शादी करना चाहती हूँ। तो उनका क्रिज्मा है, एक उनका फ़ैन क्लब है और वो उनको एक और रूप में देखता है। और हमारी यंग जनरेशन ने पिछले 8-10 सालों में शायद ऐसा सेलिब्रिटी देखा नहीं। हमारे वैसे भी सेलिब्रिटी का कहतुर रजाल है। कौन है हमारा सेलिब्रिटी? कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में बड़े कारनामे किए हैं तो लोग कहें जी जनाब ये हमारे हीरो हैं? तो हमारे हीरो तो अपने पाँव पे खुद नहीं ठहरते। तो ये बड़ी खबर है, और इस खबर के साथ 2 छोटी छोटी खबरें मैं ऐड करता चलूँ, और वो इसलिए कर रहा हूँ कि वैसे तो खान साहब ने खिताब किया, उस पर अलग भी लोग करेंगे। उनकी जो तकरीर है मैं उसके ऊपर उसका एनालिसिस करूँगा जो कल उन्होंने यानी अब से थोड़ी देर पहले, चंद घंटे पहले उन्होंने की अपनी कौंसल के साथ, जो पीटीआई की कोई सुप्रीम कौंसल है या उनके जो मेन जो कोर कमेटी कह लें वो है, वहाँ जो खान साहब ने खिताब किया उसका मैं ज़रूर उसके ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातें उन्होंने ऐसी की हैं जिसके ऊपर लोगों को क्लैरिटी देनी बड़ी ज़रूरी है। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये सस्ता हो गया, और ये इसलिए सस्ता नहीं हो कि कल फैसला आने वाला है, ये इसलिए सस्ता हो गया कि इससे पहले ही यानी आज सुबह ही मार्केट जब खुली है तो डॉलर जो गिरा पड़ा नज़र आ रहा था। और इसकी वजह क्या थी, शायद ये किसी को समझ नहीं आ रही कि ये डॉलर ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे जाता है, क्योंकि डॉलर जो है वो अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ना स्टेट बैंक उसको कंट्रोल करता है। डॉलर जो है वो खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में फ्री फॉल कर दिया था।
यानी उसके ऊपर ना हुकूमत का अख्तियार है, ना स्टेट बैंक का अख्तियार है, ना किसी और का अख्तियार है। तो मुफ्ता इस्माइल को गालियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि सागदार भी होते तो वो भी इसे रोक नहीं पाते, क्योंकि कानून ही आपने ऐसा बना दिया है कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच है। जैसे वहाँ पे अप होगा, डाउन होगा, वैसे यहाँ पे होगा। और हमारे यहाँ किल्लत की बड़ी वजह ये कि आप डॉलर का फ़्लो जो कि अफगानिस्तान आपका हमसाया है, वो जो कंज्यूम कर रहा है यहाँ से चीज़ें और बाइंग कर रहा है डॉलर में और यहाँ पे कर रहा है अपनी करेंसी में, तो ये बड़ा एक ट्रेजिक पॉइंट है, इसको भी रोका गया। तो बहरहाल ये डॉलर सस्ता हुआ, एक अच्छी बात है कि ये नीचे आया। कल पेट्रोल भी सस्ता हो गया। तो मुझे लगता है कि कुछ हालात जो है बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, कुछ अवाम की जो उमंगें हैं उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। मतलब बहुत से लोग समझते हैं यार खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं आ रहा है, कोई आसमान तो उतरा है, तो ले अब आ रहा है कल फैसला। खान साहब बरी हो जाएंगे, बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ डोल बजाएगी और हुकूमत जो है मुंह की खाएगी, या उल्टा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ प्रेशराइज हो जाए और उनको उसका दिफा करना पड़े। लेकिन उनके लिए मौका अच्छा है कि जज भी अपने सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह वो तो साबित कर चुकी है और उनके ऊपर जितने इल्ज़ाम लग चुके हैं, वो अब अगर खान साहब को फेवर ना भी दें तो वो अपने गुनाह नहीं धो सकते। यानी वो अगर ये कहेंगे नहीं खान साहब जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया हो ठीक है, ताड़ी दरखास्त मुसरत, ताड़ी जमात बैन, ये वो नहीं। और हो सकता है कि खान साहब की वहाँ कोर्ट तक जाने की नौबत ही पेश नहीं आ सकती, पेश ही ना आए। तो दोनों सूरतों में जो है ना, यानी इसका सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाना है। फिर हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाब नहीं रह जाएगा जिससे वो खान साहब को दबा सके। एक फॉरेन फंडिंग केस ऐसा है जिसके ऊपर यानी बाजी पलट सकती है खान साहब की, यानी हो सकते हैं। लेकिन खान साहब सियाणे हैं, मैंने को कहा ना कि उन्होंने ये इन हालात में वो समझते थे कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम के फैसला आ जाए। अगर उनके खिलाफ भी आना है तो आ जाए, तो वो अवाम की मदद से इस फैसले को रिवर्स कर देंगे। वैसे भी उन्होंने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा कि ऑलरेडी कॉल दी हुई है। मंगल को अगर फैसला आता है आज 10 बजे, तो फिर वो हो जाएगा काम उनका। वो कहेंगे जनाब ठीक है, चलें करें। और इस फैसले का यानी एहतजाज का तल्लुक इस फैसले से नहीं बल्कि इससे पहले के जो फैसले हैं उससे है। तो चट भी अपनी पट भी अपनी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ छुपी हैं। और मैंने आपको जो कल व्लॉग किया था उसमें बताया था कि अदालत ने कह दिया कि जनाब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सरप्राइज़ होंगी। अदालत से मुराद इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अदालत की होती है। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं जी दुनिया भर में हमारे 40,000 से ज़्यादा डोनर्स हैं जो जमात को चंदा देते हैं, तो हमने इन डोनर की फहरिस्त दे दी है उनको इलेक्शन कमीशन को, और हमने जितने फ़ंड किए हैं वो इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। आज खान साहब से भी किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की और आरफ नकवी केस में भाग गए खान साहब, और जवाब देने से उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। लोगों ने पूछा उनसे कि जी आरफ नकवी साहब ने जो 20 लाख डॉलर वहाँ से भेजा था और उनके हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, और खासकर कल इंटरव्यू भी दिया था, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली बेचारे आरफ ने, तो वो अंदर हो गया या उसको पकड़ लिया। तो अब वो आरफ नकवी के पे बात करने से हिचकिचा रहे हैं। किसी ने मशवरा दिया होगा कि भाई आरफ नकवी को डिफेंड ना करो, पहले फराह गोगी ने डिफेंड करते थे, फिर आरफ नकवी डिफेंड करते। तो खान साहब की जो यानी जो कहते हैं ना किस्मत में, वैसे देखा जाए तो किस्मत के धनी है, इक़्तिदार से निकाले और निकालने के बाद हीरो बन गए। हालांकि जो 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 समझदार लोग हैं या जो इसमें जिनका कोई ये सियासी जो तजिया करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर खान साहब हुकूमत में रहते तो फिर खान साहब ने के पास कुछ नहीं था, पल्ले कुछ नहीं सीखा, लेकिन उनको हुकूमत से निकालने के बाद उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई। जैसे कहते हैं कुबड़े को टांग मारे तो उसका कुबड़ापन निकल जाता है, लत मारो तो कुबड़ापन निकल, खान साहब तो कुबड़ापन निकल गया। तो ये 2014 से जो बैरूनी फंडिंग के हवाले से 14 नवंबर 2014 को ये केस दरख्वास्त गई थी, और इसकी दरख्वास्त का फिर फैसला पिछले दिनों आ गया, और उस फैसले के बाद ये फैसला में सुनाया जाएगा 10 को। तो देखते हैं जनाब कि किसका यानी, और तहरीक इंसाफ ने वैसे एहतियातन एक नई जमात के लिए दरख्वास्त दे दी हुई है। उन्होंने एक जमात नए नाम से रजिस्टर करा ली है और उसका इंतखाबी निशान शायद विक्टे रखा उन्होंने, और इंसाफियन या इंसाफ के आसपास कोई नाम उन्होंने इंसाफ डाला, उसके अंदर हालांकि इंसाफ है नहीं। तो देखते हैं कि किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, और कौन होता है सुरखरू, कौन मारेगा मैदान, और या खान साहब की जो इस वक्त हवा चल रही है, जो उनके सर पे किस्मत की देवी मेहरबान है
वो मेहरबान रहती है या नहीं रहती, और खान साहब की जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर फैसला मेरे खिलाफ आएगा तो लोग ही मेरे नाल होंगे, वो दुरुस्त साबित होती है नहीं। और क्या सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए उसकी अपील के लिए, ये सारी बातें तो हाइपोथेटिकली ना हो सकता, कुछ भी ना निकले, पता चले खाया पिया कुछ निकला, थोड़ा 12 ने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जनाब कुछ नहीं निकला, बड़ी तहकीकात की, हाँ सब तो सादिक उमीन है, तो साकिब निसार ने भी तो कह दिया सादिक उमीन है। तो अगर उन कुव्वतों ने कामयाब करना है तो फिर सादिक उमीन का टप्पा भी ला सकती है नहीं, और हो सकता है सच भी हो। हाँ सब की जब बातें सुनो तो लगता है वाकई वो बड़े ईमानदार आदमी है, लेकिन वो कहते हैं देखिए अपना उनके अमल, तो अमल उनके ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उसके बारक से। तो आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, और अगले व्लॉग तक फैसला आ चुका होगा, और मुमकिन है उससे पहले मैं इमरान खान के ऊपर जो इमरान खान ने तकरीर की है, ये चूँकि एक समझ लें इस पर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि जो आइडियालॉजी है और जो सियासत के अंदर जो लोगों के नज़रियात हैं, ख़ास तौर नज़रिए की बात की है तो मैं उस पर बात करूँगा अगले व्लॉग में अगर मुझे मौका मिला, वरना फिर फैसला हम बात कर लेंगे। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।